अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है यूएस हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सिलेबस एनालिसिस जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी कि जी कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं है। बट यह है कि यूएस हिस्ट्री का सिलेबस जो जनरली हम देखते हैं, एग्जाम भी देखते हैं, एक बहुत ही मुश्किल समझा जाता है बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, समझा जाता है कि जी हम तो ये कर ही नहीं सकते, मार्क्स कभी मिलते नहीं है। एंड फॉर सम रीजन वी ऑलवेज ब्लेम कि शायद एफपीएससी का जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो इतना अच्छा नहीं है, या शायद इसीलिए वो फेल करते हैं यूएस हिस्ट्री के कोर्स में। बट दैट्स रियली नॉट ट्रू। तो बहुत डेट्स बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मेमोराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा है। अभी तक इफ यू आस्क मी, मुझे टाइम लगता है टू रिकॉल कि अच्छा भाई फलानी चीज़ किस डेट को हुई थी, बिकॉज अगेन ह्यूमन बींग्स कांट रिकॉल ईच एंड एवरी डेट जो उनके जहनों में होती है। तो अब आपको पढ़ाना इस तरीके से है कि एक एक जो इवेंट है आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ जाए। ठीक है, और आपने पढ़ना भी इस तरीके से है। The slides that I've made for US history basically contain a lot of information that will cover your entire syllabus. ठीक है, तो ये है कि शायद पॉइंटर्स में अपने मुंह से बोलती जाऊंगी, तो आई वुड रिकमेंड कि इस कोर्स के लिए आप साथ साथ लिखते जाएं, बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। तो कोई मेजर इवेंट अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, या उसकी कोई सब हेडिंग बना रही हूँ, तो वो तो चलो स्लाइड पे होगी, लेकिन मजीद उसके सब पॉइंट्स जो होंगे ना, सब हेडिंग के भी सब पॉइंट्स, वो मैं अपने मुंह से बोल रही होंगी। तो आई वुड रिकमेंड दैट यू टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल एंड यू स्टार्ट नोटिंग डाउन एवरीथिंग। दिस इज द ओनली वे आई बिलीव दैट यू बी एबल टू डू यूएस हिस्ट्री ऑन योर ओन and through this video lecture. So let's begin. I hope you're able to do it. जो पहला हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल प्री आप कह लो कॉलोनियल पीरियड से आता है, बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री अमेरिका की, कि जी ये कैसे स्टार्ट हुआ था सब कुछ। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, सबसे पहले 1,20,000 साल पहले द अर्थ बेसिकली फेल इनटू एन आइस एज। एवरीथिंग सॉलिडिफाइड, ठीक है, और वाटर की सॉलिडिफिकेशन के साथ जो एक्सपोज्ड हिडन लैंड थी वो भी उभर के आने लगी। क्यों? जब वाटर लेवल्स नीचे गए, सॉलिडिफाई हुआ, तो वो लैंड जो था वो ऊपर आया, एंड इट वाज एक्चुअली अ ब्रिज दैट बेसिकली कनेक्टेड साइबेरिया विद अलास्का। ठीक है, तो एक लैंड ब्रिज था जिसने कनेक्ट किया इसको। उससे हुआ ये कि जो काफी ज्यादा नोमैडिक लोग थे, अब आप कह लो 15,000 साल से लेके 50,000 साल पहले जो नोमैडिक ग्रुप्स थे, दे स्टार्टेड क्रॉसिंग दैट ब्रिज। ठीक है, साइबेरिया से अलास्का पे उन्होंने क्रॉस करना शुरू कर दिया। ठीक है, साइबेरिया इज बेसिकली व्हाट यू कॉल प्रेजेंट डे रशिया, आप कह लो वो वाला एरिया जो है वो साइबेरिया में आ जाता है। तो जब आपने वो क्रॉस करना शुरू कर दिया, देन यू स्टार्टेड इनहैबिटिंग द न्यूली फाउंड लैंड। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, न्यू वर्ल्ड बोलते हैं जो अमेरिका जब फाउंड हुआ था, क्योंकि उससे पहले न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि एक पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोरेशन से पता चला कि जी अच्छा ये भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दुनिया जो पहली एग्जिस्ट करती थी, दैट वाज एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग योर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल बैक देन बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। ठीक है, तो यही आपको यूरोप ही होता, तो यूरोप, एशिया वाज एंड अफ्रीका वाज द मोस्ट दैट यू हैड सीन। अफ्रीका भी बहुत बाद में आके। अच्छा जी, तो ये लैंड ब्रिज आ गया। उसके बाद 10,000 साल पहले आइस एज जो थी आपकी एंड हो गई। जब आइस एज आपकी एंड होगी तो ये अगेन ये लैंड ब्रिज था, ये कवर हो गया, और ये सारा वाटर जो था वो उभर के उसने कवर कर लिया उस लैंड ब्रिज को। इस एरिया को अब हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। इस वाटर मास को आप बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो वहां पे लोग थे अलास्का में, जो न्यूली इनहैबिटेड लोग थे, वो तो वहां पे ही उन्होंने अपनी ट्राइब्स बना ली। जिस तरह आप मर्जर्स और ट्राइब से भी देख रहे हो कि वहां पे जितने भी नेटिव अमेरिकन थे, दे स्टार्टेड टू मेक देयर ओन ट्राइब्स, दे हैड देयर ओन कल्चर, पूरी उनकी डिफरेंट लैंग्वेज बन गई, उनकी अपनी एक दुनिया आबाद हो गई वहां पे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की दुनिया में। ठीक है, अगर इसके ऊपर जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, कॉलोनियल पीरियड जो है इस टॉपिक को आप कह लो, और अगर कोई सवाल आता है तो एक ओवर आर्चिंग पूरा वो कॉन्सेप्ट पूछेगा कि किस तरह से अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता फाउंड हुआ था। ठीक है, तो हिस्ट्री से लेके अब तक आप पूरा डिस्क्राइब करोगे इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यूरोपियन एक्सप्लोरेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो यूरोपियन जो थे वो ट्रेड कर सकते थे ईस्ट के साथ विद ओनली 2 रूट्स, वन ऑफ देम बीइंग द लैंड रूट, द अदर वन बीइंग द वाटर रूट। अब दोनों ये जो रूट्स है ना, ये ब्लॉक किए गए थे। क्यों? ये टर्किश मुस्लिम्स ने ब्लॉक कर दिए थे बिकॉज ऑफ द राइवलरी दैट द यूरोपियंस हैड विद द ऑटोमन एम्पायर। तो भाई उन्होंने कहा कि वी नीड टू लुक टुवर्ड्स द वेस्ट, वी नीड टू फिगर आउट न्यू वेज, वी नीड टू फिगर आउट न्यू रूट्स टू गो दैट क्रॉस एंड दैट क्रॉस द अदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, और वो जाके हमें ले जाके हमें वापस एशिया तक पहुंचा दें, ईस्ट तक पहुंचा दें।
क्योंकि यूरोपियंस को ईस्ट के साथ तो ट्रेड करना ही था, देयर बेसिक सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखते हो कि पोर्चुगल, हाँ पोर्चुगल जो है वो सबसे पहले यहाँ पे यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। अच्छा, यहाँ पे जो नोटेबल नाम मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने इनको नोट डाउन करते रहना है। अच्छा जी, पोर्चुगल की एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी वॉज द नेविगेटर ऑफ पोर्चुगल और वो ही वेंट एज फार एज केप वर्दे, गोल्ड कोस्ट एंड द कॉन्गो रिवर। केप वर्दे, गोल्ड कोस्ट एंड द कॉन्गो रिवर। प्रिंस हेनरी जो थे यहां तक पहुंचे। पोर्चुगल ने सबसे पहले एक्सपीडिशन लिया, उन्होंने कहा भी हमने न्यू वर्ल्ड को ढूंढना है, हमने वेस्ट की तरफ जाना है, हमने नए रूट्स ढूंढने हैं टू कनेक्ट टू एशिया, एंड प्रिंस हेनरी वाज द फर्स्ट वन। 1486 में बार्थो डियास, BARTHO, बार्थो डियास, इन्होंने फर्दर एक्सप्लोरेशन दी, ये भी पोर्चुगल की तरफ से की, और फर्दर एक्सप्लोरेशन इन्होंने अंडरटेक की, एंड ही रीच्ड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड ही नेम्ड इट द केप ऑफ गुड होप। जब यहां तक पहुंच गए तो 2 लोग इस पॉइंट तक पोर्चुगल से एक्सपीडिशंस कर चुके थे। तो व्हाट हैपेंड वाज कि देयर वाज अ लास्ट पर्सन इन 1501, पेड्रो कैलरल, ठीक है, who basically reached Brazil and South America. So he went as far as reaching Brazil and South America. So these were the Portuguese people who basically undertook different European explorations. उसके बाद आ जाती हैं आपकी Spanish explorations. So Spanish exploration में सबसे जो important नाम है that all of us know is Christopher Columbus, who was Italian by birth. But why did he go to Spain to undertake a whole new expedition? Was because Columbus was convinced that the earth is round, and the king and the queen of Portugal did not support him. They did not support him in his stance, in his quest. So what he did was that Christopher Columbus went to Spain, जहाँ पे king और queen ने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा कि जी आप undertake करें expeditions, will support you, will be there. इसके बीच में मैं बताती हूँ जब स्पेन की एक्सपीडिशंस कंप्लीट हो गई थी, तो बिफोर आई फॉरगेट, देयर वाज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल व्हिच इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रीटी साइन इसलिए हुई थी टू डिवाइड द न्यू वर्ल्ड बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्पेनिश एक्सपीडिशंस, सो बेसिकली पहला जो उनका एक्सपीडिशन था, इट वाज जो वॉयज थी, इट वाज इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस की, जहां पे वो बहामास तक गए, और उसके बाद जब वो वापस आए, देन ही ब्रॉट गिफ्ट्स दैट वर कंप्लीटली अननोन टू द किंग एंड द क्वीन ऑफ स्पेन। तो वो भी यूरोपियंस काफी परेशान हो गए कि ये तो काफी नई नई अशिया हैं और ये तो न्यू वर्ल्ड से आई हैं, एंड दीज वर अननोन टू यूरोप, तो काफी ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया गया। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने दूसरी अपनी एक्सपीडिशन ली, तीसरी अपनी वॉयज की, सेकेंड वॉयज वाज इन 1493। अगर आप इसकी वॉयजेस की डेट्स ना भी याद रखें तो मसला नहीं है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू नरेट देम टू यू, सो इन केस इफ यू वांट टू राइट देम डाउन। द थर्ड वन वाज इन 1498 एंड द फोर्थ वाज इन 1502। जो फोर्थ उनकी वॉयज थी, तब उन्होंने हॉन्डुरस जो था वो एक्सप्लोर कर लिया, ही ऑल्सो फाउंडेड, वो उन्होंने ढूंढ ली जगह, लेकिन उन्होंने रिटर्न टू स्पेन, उसके बाद वो फर्दर एक्सप्लोरेशन ले नहीं सके, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की तरफ आ जाते हैं। 1534 में, let me just erase this, फ्रांस में जी 1534 में जैकुआर कार्टायर, basically he was the person from France who undertook, and he basically also organized the French West Indian Company, ठीक है। इन्होंने मजीद एक्सप्लोर किया अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, he went to Missouri। फ्रांस ने also other than exploration, France also founded a lot of elements, metals over there, ठीक है। lot of copper, silver was founded by France. तो फ्रांस से काफी earn भी किया था through a lot of operations and expeditions that they had in the American subcontinent. उसके बाद 1669 में French traders got hold of the land which was west of the Appalachian Mountains, ठीक है। सो ये बेसिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो है आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, दीज आर योर एपलाचियन, आई एम सॉरी, लेट्स गो बैक, ये अगर आपका एरिया है एपलाचियन माउंटेन्स का, ठीक है। तो जितना भी एरिया वेस्ट था उसके फ्रांस ने ले क्लेम कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। लुजियाना वगैरह भी आ गया था, लुजियाना 1731 में क्राउन कॉलोनी भी बन गई फ्रांस की तरफ से, ठीक हो गया। नेदरलैंड्स की तरफ आते हैं तो 1609 में गालिबन हेनरी हडसन जो थे, ही लेड क्लेम टू द प्रेजेंट डे एल्बनी, जिसको आजकल जो एल्बनी के नाम से जाना जाता है, वहां पे नेदरलैंड्स का कब्जा हो गया।
और फाइनली जो इंग्लैंड की तरफ से कॉलोनाइजेशन होता है, दैट वाज द मोस्ट मैसिव कॉलोनाइजेशन एंड दैट इज द कॉलोनाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर लेटर कोर्स एज वेल, बिकॉज इसी की वजह से जंगें भी लड़ी गई थी। और आपको पता है दैट अल्टीमेटली यूएस गॉट फ्रीड, या यूएस फॉट इट्स लॉन्ग लॉस्ट बैटल, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद द ब्रिटिश। सो ब्रिटिश बड़े तरीके से यहाँ पे आए, कॉलोनाइजेशन हुई, और ये एलिजाबेथियन एरा में था। वर्जीनिया ढूंढा, न्यू फाउंडलैंड, इस तरह की जगह उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। फिर क्वीन ने चार्टर ग्रांट किया टू सर हम्फ्री एंड सर हेनरी एंड सर वॉल्टर, सर वॉल्टर, ठीक है। इनके अगेन इनके फर्स्ट नेम्स भी याद रख लें तो आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज देयर यूएस हिस्ट्री इज अ लॉट ऑफ नेम्स, अ लॉट ऑफ डेट्स दैट यू नीड टू मेमोराइज। तो अगर आप व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू उसको आसानी से अपने लिए ब्रेक डाउन करें। अच्छा जी, इनको चार्टर ग्रांट किया कि बकायदा तौर पे आप जाएं और कॉलोनाइजेशन करें, ठीक है। ये इंग्लैंड का बेसिकली तरीका था। सर वॉल्टर ही रीच्ड नॉर्थ कैरोलिना, ही लेड क्लेम टू द एंटायर एरिया इन द नेम ऑफ द क्वीन, ठीक है। और जो पहली ब्रिटिश कॉलोनी थी इन अमेरिका, दैट वाज इन जेम्स टाउन इन 1607, जेम्स टाउन में थी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ कॉलोनाइजेशन के। जी प्रॉब्लम क्या था, इतने ज्यादा कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन की क्यों? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जितने भी ममालिक यहाँ पे देख रहे हैं, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, ये वो, दे हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजिंग वेरियस एरियाज एंड अमेरिका वाज नो डिफरेंट फॉर देम, ठीक है। लेकिन हाउएवर जो सबसे बड़ा जो रीजन था जो कॉलोनाइजेशन की तरफ लेके जाता था वाज द पॉलिसीज, जो बहुत हार्ड कोर, बहुत रिजिड, बहुत ब्रूटल पॉलिसीज होती थी मर्केंटिलिज्म की। मर्केंटिलिज्म क्या है कि जी आप कॉलोनीज में जाएं, उसको आप कंप्लीटली टेक ओवर कर लें, वहां पे प्रोडक्शन आप मना करते हैं, आप उनको फॉरबिड करें कॉलोनिस्ट को कि आप अपनी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एवरीथिंग दैट यू गोइंग टू हैव और यूज इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि होम कंट्री है, ताकि होम कंट्री को भी फायदा हो। और यहाँ पे जितनी भी चीजें बन रही थी वो उनके अपने इस्तेमाल के लिए नहीं होती थी। जितनी भी चीजें अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बन रही थी वो जाती थी वापस ब्रिटेन में। अब ये बहुत हार्श पॉलिसीज है जहां पे आप अलाउ नहीं कर रहे लोकल्स को टू यूज व्हाटएवर दे प्रोड्यूस्ड, बिकॉज यू आर आस्किंग देम टू इम्पोर्ट इट ऑन हेवियर प्राइसेस, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम द होम कंट्री। इससे होता क्या है कि आप उनको भी इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, ठीक है। उसकी वजह से उनके दिल में रिजेंटमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ती थी। और जो भी आप चीज सेल ऑफ कर रहे हो कॉलोनिस्ट को, वो एक ग्रेटर प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है। कीमतें आप उनके लिए बढ़ा रहे हो, तो आप कभी उनको पावर नहीं कर रहे, वो गरीब के गरीब ही रह रहे हैं और आपका जो होम कंट्री है वो अमीर का अमीर ही होता जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, दिस बेसिकली, हाँ जी, अब आखिरी जो चीज है हमारी इस चैप्टर के अंदर, दैट इज योर फैक्टर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। सो कॉलोनाइजेशन के फैक्टर्स क्या है कि जी सबसे पहले जो चीज जो मेरे ज़हन में आ रही है और जो आपकी स्लाइड पे लिखी हुई है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ। आपकी यूरोपियन पॉपुलेशन वो इतनी ज्यादा थी, देयर वर अराउंड 100 मिलियन पीपल लिविंग इन यूरोप एट दैट टाइम। और जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी आपकी, तो देन यू वांटेड टू बेसिकली एक्सप्लोर न्यू एरियाज। तो फिर यूरोप ने खुद भी भेजना शुरू कर दिया था लोगों के, आप जाएं, आप सेटल हो अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर ट्रेड विद द ईस्ट, जो सबसे पहले मैंने बात की कि बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि हमने ईस्ट के साथ ट्रेड करना है। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि जी हमारे न्यू रूट्स बने, हम मुस्लिम्स के ऊपर क्यों रिलाई करें अगर हमने ईस्ट के साथ ट्रेड करना है तो। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपकी होम कंट्री में ज्यादा हो रही है। अब ब्रिटेन ज्यादा चीजें बना रहा है लेकिन बेचने के लिए चीजें नहीं है। अब होम कंट्री कितना कंज्यूम करेगा, कितनी आप चीजें एक्सपोर्ट करोगे, आपको नई जगह चाहिए थी एक्सपोर्ट करने के लिए। डिजायर फॉर वेल्थ, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हर मुल्क का, कि जी आपने यू वांट टू बी वेल्दी, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द वेल्थ ऑफ अदर नेशंस बाय कॉलोनाइजिंग देम। और सबसे एक और रीजन था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत थी यूरोप में, तो लोग भागते थे एक ऐसे मुल्क में जहां पे थोड़ा सा फ्रीडम थी, उनको रिलीजियस फ्रीडम थी। तो जी इन पांचों रीजंस की वजह से बेसिकली आपकी कॉलोनाइजेशन जो थी वो बहुत ज्यादा स्पीड अप हो गई थी। I'm going to end my lecture over here because then we're going to start American War of Independence after this. So I hope you enjoyed the lecture and I hope कि आपको समझ आई है।